नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आइए आपको भारत की बात बताता हूं। भारत की बात में आज सबसे पहले क्या है बताएंगी एआई धरा। एआई धरा, जरा दर्शकों को बताइए आज की पहली बड़ी खबर कौन सी है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कॉकरोच पार्टी के नेता आखिर क्यों पिट गए। आपने देखा होगा कॉकरोच पार्टी के नेता जश्न कर रहे थे जंतर मंतर में। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हौसले बुलंद थे और मिशन था, क्या मिशन था कॉकरोच पार्टी का और किस मिशन के तहत पहुंचे थे एक राज्य, और उस राज्य में लोगों ने क्यों कर दी पिटाई, कौन से बड़े नेताओं की पिटाई हुई आपको बताऊंगा। इसके बाद एआई धरा, आज की अगली बड़ी खबर क्या है। फिर बात करेंगे राहुल गांधी आज अचानक उठे और कौन से थाने पहुंच गए राहुल गांधी, क्यों पहुंचे थे थाने। उनके साथ एक छात्र भी था, थाने पहुंचे। थाने के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा जब पुलिस से बात कर रहे थे, बहस भी कर रहे थे और एफआईआर लिखवा कर ही वापस आए। किसकी एफआईआर लिखवाई राहुल गांधी ने, बताएंगे आपको। अगली बड़ी खबर एआई धरा। इसके बाद बात करेंगे हम, आपकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बताऊंगा आखिर क्यों महंगी हो रही है चीनी। चीनी के दाम और बढ़ेंगे, आसमान छुएंगे या कम भी होंगे। एआई धरा। इसके बाद अगली बड़ी खबर जो हम बताएंगे आपको, अखिलेश मायावती योगी का सुरक्षा और रक्षा कवच मिला है। क्या है ये रक्षा कवच, आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने रक्षा कवच किस किस को भेजा है और आखिर इस रक्षा कवच की कीमत क्या है यह भी बताऊंगा। एआई धरा। आखिर में हम क्या बात करने वाले और लास्ट में अंत में हम बताएंगे आपको, सलाई डैम खुला, पाकिस्तान में तबाही आ गई है। भारत ने सलाई डैम के दरवाजे खोल दिए हैं, लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर जाने लगा है। पाकिस्तान में हालात क्या हैं, क्या क्या डूब गया है, कैसे त्राहिमाम हो रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जब पाकिस्तान चीख रहा है। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। एआई धरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुहेल। थैंक यू। तो आइए शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। करीब 7 घंटे के हाई वोल्टेज धरने के बाद राहुल गांधी को मिली कामयाबी। पैलेट गन मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीड़ित साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज। जयपुर में गांव वालों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। स्कूल का दौरा करते वक्त मारपीट और बवाल, गाड़ियों में भी तोड़फोड़। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन की चेतावनी दी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट पर पुलिस हेडक्वार्टर से टकराया, पुलिस हेलीकॉप्टर से टकराया विमान। हादसे में पायलट की मौत, हेलीकॉप्टर में सवार पुलिस अधिकारी सुरक्षित। लखनऊ में जापानी बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ ली सेल्फी। सीएम आवास में डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वंदे मातरम विवाद में अब बॉलीवुड की एंट्री। शर्मिला टैगोर ने कहा, पहले 2 छंद ही सही। कंगना रनौत का पलटवार, हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर निकलने की नसीहत दी। चीन में वर्ल्ड रोबोट गेम्स से पहले हादसा हो गया। रेस करते वक्त दीवार से टकरा कर गिरा रोबोट। कल से लेकर 26 अगस्त तक बीजिंग में होगा आयोजन। शिलांग में हिंसा के बाद अब स्थिति पहले से बेहतर है। 3 आरोपी नेताओं को अलग अलग जेल में भेजा गया। हिंसा के बाद शहर में 12,000 पर्यटकों के फंसने का दावा, ज्यादातर होटलों की बुकिंग रद्द। यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट। मानसून से जुड़ी घटनाओं में हिमाचल में 200 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। ओमान में भी फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर। निचले इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित। झारखंड के गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से भिड़ गए प्रदर्शनकारी। छात्र सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे थे, लोग पुतला दहन से रोकने की कोशिश में हुई झड़प। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दिल दहला देने वाला हादसा। आईफोन की जिद में लड़के ने की खुदकुशी। बेटे को बचाने के चक्कर में मां पिता की भी मौत। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर उन लोगों से जुड़ी है जिनकी बात पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही थी। आज वो कैसे विरोध झेल रहे हैं। अब की बार धरने से बाहर कौन कौन धरना कर रहा था, उसकी पहली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर आपको याद होगी,
कॉकरोच जनता पार्टी ने जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया था, उस वक्त की तस्वीर है जब पार्टी जश्न में डूबी हुई थी जंतर मंतर पर। आज यही नेता पहुंचे थे जयपुर में स्कूल को ठीक करने के मकसद से। देखिए तस्वीर, जयपुर पहुंचे तो घेरे गए और विरोध शुरू हो गया। उन्होंने मारापीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के, पर हमला हुआ है। सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है ना। डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को सीरियसली कि मतलब घुसने तक नहीं दिया हमें अंदर। पार्टी के नेता पहुंचे थे, विरोध शुरू हुआ, गांव वालों ने धक्का देना शुरू किया, पीछे ढकेला है कि वापस जाओ के नारे लगाएं। धक्का लेते हुए उसके बाद दौड़ाने लगे, दौड़ा के गांव से बाहर किया है और उस वक्त जो भी मिला उसकी पिटाई की है। देखिए ये नजारा है जयपुर के। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वो देखिए एक लड़के को पकड़ लिया और जिसे पकड़ा है उसकी पिटाई की है। अब देखिए हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई नारेबाजी से। धक्का दिया गांव वालों ने, कहा वापस जाओ पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आशुतोष जो सीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी पिटाई हो रही है। लाल घेरे में जिन्हें आप देख रहे हैं रो में, ये आशुतोष की पिटाई हो रही है। आशुतोष के सर को पकड़ रखा है, सर पकड़ा आशुतोष का, फिर पीछे से घूंसे मारे गए हैं। ये देखिए
और आइए अब आपको बताऊं कि ये सब पहुंचे थे काफिले से, गाड़ियां थी, उन गाड़ियों पर भी अटैक किया गांव वालों ने। ये तस्वीरें, उससे पहले सुनिए जरा आशुतोष क्या कह रहे हैं। आशुतोष कह रहे हैं वो फिर आएंगे। 1 साल 45 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है। मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। स्कूल ठीक होने से हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे। अब देखिए उसके बाद गाड़ियां तोड़ी गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आप देख रहे हैं, स्विफ्ट गाड़ी भी देख रहे हैं, जिस पर पत्थर मारे गए, शीशा तोड़ दिया गया है। ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया, ये देखेगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे, किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। ये नजारा है। अब देखिए जरा गाड़ियों का हाल क्या हुआ। गाड़ियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, राजस्थान नंबर की, पूरा शीशा पीछे से टूटा है। ये स्विफ्ट गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया गया है। पत्थरबाजी में शीशे टूटे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाले या मारने वाले और हमला करने वाले क्या कह रहे हैं? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ। क्यों नहीं गए? इसको बर्दाश्त करेंगे हम देश के सच्चे नागरिक हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है। जब इनका शिक्षा ही मुद्दा था तो झारखंड क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए झारखंड? पंजाब क्यों नहीं गए? ऐसी पार्टी के विरोध में है जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, राम जी, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसे पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को। और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते। 60 आदमी फिर आया, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो बर्दाश्त करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी आई तो थी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन उम्मीद न थी कि दूसरी तरफ से भी जोरदार मोर्चेबंदी होगी। गांव वालों ने रास्ता रोक लिया, गो बैक के नारे लगाए और पूरी ताकत के साथ कॉकरोच जनता पार्टी को पीछे ढकेल दिया। कॉकरोच पार्टी ने भी जोर लगाया, लेकिन गांव वाले ज्यादा मजबूत निकले। झूमा झटकी हुई, उठा पटक भी हुई, चोट लगी तो गला सूख गया। कॉकरोच पार्टी के सदस्य क्या करते? वहां से भागे और थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी में जा बैठे। इंजन स्टार्ट होता और गाड़ी आगे बढ़ती, उससे पहले गांव वालों ने कार के शीशे तोड़ डाले। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है। ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। जंतर मंतर की कामयाबी से कॉकरोच जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। उन्हें लगा होगा कि स्कूलों की पोल खोलेंगे तो गांव वालों को फायदा होगा, लेकिन अब समझ गए होंगे कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब गांव वाले फायदे से भी नाराज होते हैं। तो आपने देखा, एक तस्वीर वो भी थी जब जंतर मंतर पर भी बहुत से लोग पिट रहे थे। किसने सोचा था कि यह तस्वीर भी सामने आएगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मारपीट हो जाएगी। जयपुर में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के दौरान यह हंगामा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान है कि देश के स्कूलों को ठीक करेंगे। जयपुर के स्कूल का जायजा लेने कॉकरोच जनता पार्टी पहुंची थी। सुबह करीब 8 बजे सीजेपी कार्यकर्ताओं से ग्रामीणों की धक्का मुक्की हुई, तभी ग्रामीणों ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भीड़ ने पथराव भी किया। सीजेपी महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी और हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़ दिए गए। एक महिला के साथ मारपीट हुई और शर्ट फाड़े जाने का दावा किया। साथ ही टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है।
इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। सीजेपी के विरोध में नारे लगाते हुए ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर घेराबंदी की, साथ ही हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच शुरू की। आशुतोष राका का आरोप है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। इसके बाद सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल निरीक्षण आदेश वापस लेने की मांग की है, नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करने और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में आंदोलन की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर गड़बड़ी की, ऐसा ही वातावरण राजस्थान में बनाना चाहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा में व्यवधान कौन बर्दाश्त करेगा? कॉकरोच मुंह छिपाकर भाग गए, ये अपनी झेप मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और गांव के लोग क्या कह रहे हैं। गाँव वाले इतने ज्यादा बिल्कुल ही डिफेंस में आंख बंद करके डिफेंड कर रहे हैं, बस कि जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं। ये बताइए कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे प्रशासन वगैरह कोई मौजूद? कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का एक बंदा दूर दूर तक नहीं है। ये देश विरोधी है, ये लोग जंतर मंतर पे भारत विरोधी नारे लगाए, श्री राम को गालियां दी है, क्यों इनको बर्दाश्त करेंगे हम? हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके जबरदस्ती हमारे से हाथापाई की। हमारा फोन छीना था। जो यहाँ के सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी की, तू तड़ाके से बात की, मेरा फोन छीन के फेंक दिया उन्होंने, और मेरे को भी धक्का मुक्की करी है, उन्होंने मिट्टी तक फेंकी है। देखिए सर, आप देख सकते हैं, डंडों से पत्थरों से पीटा गया, धकेला गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अभद्रता से वो लेडीज पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए ऐसे भगा भगा करके पत्थरों से मारा है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है, हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे हम। गाँव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है। अब आइए आपको बताऊं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जिस नेता की पिटाई हुई है वो कौन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पार्टी के चीफ और आशुतोष राका। आशुतोष राजस्थान के ही हैं, राजस्थान के जयपुर के ही स्कूल पहुंचे थे। आशुतोष का तारुफ मैं आपसे कराऊं, जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान भी वो एक्टिव थे। जयपुर के रहने वाले आशुतोष राका ने IIT कानपुर से पढ़ाई की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है, लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे रहे। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद उससे जुड़ गए, प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। आशुतोष ही गए थे इस प्रदर्शन में। अब देखिए जरा अभिजीत क्या कह रहे हैं। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा। आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की, एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं। हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों के इश्यूज को उजागर कर रहे हैं तो इनको दुख नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी हो, चाहे किसी से पार्टी से ही ताल्लुक नहीं रखते हों, आम व्यक्ति भी हो, अगर वो स्कूल के अंदर जाकर वहाँ की कमियों को उजागर करता है
तो आप उस पर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप मारपीट करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। ये छूट दे दी आपने राजस्थान के अंदर, हिंसा पैदा करेंगे यहाँ पे। ग्रामीण लोगों ने उनका बहिष्कार किया, ग्रामीण लोगों ने उनको घुसने से अंदर जाने से मना किया है। तो ग्रामीण लोगों का अपना विषय, उसमें अपन क्या कह सकते हैं। उनका विधानसभा, उनके लोग, और वो लोग वहाँ नहीं आना देना चाहते तो उनका मामला है। बाकी मैं आपको आश्वस्त कर दूं, स्कूलों की दशा पहले के मुकाबले बहुत ठीक हुई है। देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं, या कोई सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। और आपने सुना बीजेपी के नेता मंत्री को। अब मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में ये जा रहे थे उस स्कूल की हालत क्या है, वो कहां है स्कूल। ये है वो स्कूल। दावा था कॉकरोच जनता पार्टी का कि स्कूल में अस्तबल चल रहा है, स्कूल की हालत खस्ता है। तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूल की। ऊपर सीलिंग की हालत देखिए, एक तरफ भूसा भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ कैमरा जाता है। स्कूल के गेट पर ताला लगा था, 2 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ये है स्कूल। अब बड़ी चीज ये है, आपको देश के स्कूलों की हालत बताऊं, खास तौर से ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल हैं उनके हालात क्या है। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं। सरकारी स्कूलों में क्या बदला है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है आपके सामने है। पिछले 10 सालों में देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। हर दिन औसतन 25 सरकारी स्कूल बंद हुए। 2014-15 में देश में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल थे और 2024-25 में घटकर इनकी संख्या 10,13,000 रह गई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन जो है वो घट गया है, 49.24% रह गया है, यानी लगभग 49% के आसपास स्कूल बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, जबकि 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। यानी स्कूल 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें टीचर सिर्फ एक है, जो स्कूल के प्रशासनिक काम भी संभालते हैं। कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है, यानी बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद वहां शिक्षक तैनात हैं। देश भर में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। 1 लाख स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट और दावा मैंने आपको दिखाया। अब यह दूसरा सोर्स है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह सोर्स क्या कहता है? यह कहता है स्कूलों में पानी की सुविधा 2014 में जो 75-75% थी, वो अब 77% से ज्यादा हो गई है। पानी की सुविधा स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। स्कूलों में खेल के मैदान 2014 में जो 65% से ज्यादा थे, अब वो लगभग 68-69% हो गए। स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था 2014 में 65% थी, 2024 में 79% टॉयलेट हो गए। स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट 2014 में लगभग 55.7% थे, वो अब बढ़कर 72% हो गए। छात्र शिक्षक अनुपात का जो पालन है वो 2014 में 49.3% था और 2024 में 63.5% हो गया। स्कूलों में लाइब्रेरी 2014 में 78.1% थी, 2024 में 82.5% हो गई है लाइब्रेरी। और स्कूलों में कंप्यूटर 2014 में 19.5% के आसपास था, 2024 में 27.4% हो गया है। मिड डे मील की सुविधा 2014 में 85% के आसपास थी, अब मिड डे मील की सुविधा 91% से ज्यादा बढ़ चुकी है, 91.9% पहुंच गई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गांव के लोग क्या कह रहे हैं और शिक्षक क्या कह रहे हैं। ये स्कूल तो है नहीं। अब वैसे तो स्कूल हमारे लिए तो स्कूल ही है ना, आपके लिए है, पर कोई इसके कागज तो है नहीं। चला रहे हैं पिछले साल से, तो स्कूल ही कागज है। अब वैसे हमने लिखित में ऑर्डर भेज दिया आगे कि हमारा विद्यालय यहाँ चल रहा है। वैसे सुरक्षित जगह निःशुल्क व्यवस्था चल रही है गाँव वालों की तरफ से कि आप तो पढ़ाओ मैडम जब तक विद्यालय नहीं बन जाता। तो इसीलिए क्या ये आदेश है क्या कि वीडियो नहीं बनाए? अब ये इस तरीके के हालात हैं। ये तो तबेला है क्या? तबेला, ये गाय भैंसे बनती थी, तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं बरसात में, ये टीने तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पट्टियाँ टूटी हुई है। हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए।
पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो विश्वास कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गांव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ तबेले में। आइए अब आपको बताऊं, एक तरफ सीजेपी पहुंची और सीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, जंतर मंतर पर भी ये प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आपको याद होगा पैलेट गन चली थी। पैलेट गन चलने से बहुत से छात्रों को चोटें भी आई थी। इसी तरह के एक छात्र के साथ जिसको पैलेट गन से चोटें आई थी, राहुल गांधी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंच गए। वो युवक भी राहुल गांधी के साथ था। एफआईआर लिखवाने राहुल पहुंचे थे। अब देखिए राहुल गांधी उसके बाद पैलेट गन दिखा रहे हैं। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पैलेट कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाऊं जरा। राहुल गांधी के हाथ में पैलेट था और उन्होंने दिखाया, डिब्बी बॉक्स में लेकर आए थे। ये इनके शरीर से सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए, ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। अब देखिए राहुल बाहर खड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी थाने के अंदर चले गए और पुलिस वालों से कहने लगे कि एफआईआर आपको लिखनी होगी। आखिर एफआईआर आप क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी पुलिस से बात कर रहे हैं। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already, sir, no. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already, sir, no. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already, sir, no. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, very simple. You are not doing it, sir. अब देखिए राहुल गांधी आखिर किस थाने पहुंचे थे और क्या कहना चाह रहे थे। ये राहुल गांधी थाने पहुंचे। राहुल गांधी अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद यहां कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पैलेट गन मामले को लेकर राहुल ने डीसीपी से मुलाकात की। दोपहर करीब 12:30 बजे से संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठ गए। पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद प्रियंका सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी थाने में धरना दिया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्र साहिल घायल हुआ। राहुल का आरोप है साहिल पैलेट गन से घायल हुआ। राहुल ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन में भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा शिकायत क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। कई घंटे के बाद एफआईआर दर्ज करने पर सहमति बनी और फिर एफआईआर लिखी। अब इस पर जेपी नड्डा ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने राहुल पर निशाना साधा कि राहुल के धरने को हताशा का प्रतीक बताया। राहुल गांधी को फुटेज खाने की भूख है, उन्होंने कहा। नड्डा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मामले की जांच हो रही है। वंदे मातरम पर घिरने के बाद ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। स्मृति ईरानी ने भी राहुल को घेरा है, कहा पैलेट गन मामले की जांच अभी चल रही है,
इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की परवाह नहीं है। राहुल पर सहूलियत वाली राजनीति करने का आरोप स्मृति ने लगाया। राहुल कानून को अपने हाथ में लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गिरिराज सिंह ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अदालत ने कमेटी बनाई है। राहुल वंदे मातरम पर ध्यान को भटकाना चाहते हैं। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। अगर ये इंसाफ की कवायद है तो जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना मंतव्य दे दिया था। अगर ये इंसाफ की लड़ाई है तो मैं स्तब्ध हूं कि हमारे नेता विपक्ष ने अभी तक इंसाफ उन वर्दी वालों के लिए नहीं मांगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं मांगा, जिनको बेरहमी से मारा गया, जो लहूलुहान थे। तो कहीं ना कहीं ये गुहार इंसाफ की नहीं है, ये गुहार राहुल गांधी की निजी पॉलिटिकल यात्रा, राजनीतिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। अगर राहुल गांधी जी ने किसी चीज के लिए कदम बढ़ा दिया तो उम्मीद नहीं बल्कि हमें पूरा भरोसा था कि इनको एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी, कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा। अगर राहुल गांधी ने जिद बना लिया तो एफआईआर करनी पड़ेगी और करना पड़ा। कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगर नेता प्रतिपक्ष को 7 घंटे थाने में बैठना पड़ रहा है दिल्ली में, तो सोचिए कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, इस देश में लोकतंत्र और संविधान का क्या हाल होगा, भाजपा ने क्या हाल बना के रखा होगा। ये गांव में कोई बच्चा होता है और रोने लगता है कि ऊपर से चांद जब तक नहीं लाके दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बच्चा भी नहीं, ये एलओपी है, ये इस कानून को समझते हैं, ये जानबूझ के अराजकता फैला। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली, तो ये क्या मतलब है इसका? पुलिस के ऑफिस में जाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए, आम आदमी को भी, मुझे आपको भी नहीं चाहिए, राहुल गांधी को भी नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी पुलिस वाले के घर में ऑफिस में जा सकता है। रविशंकर प्रसाद तो बड़ा कानूनविद बनते हैं, पहले कानून मंत्री, इसीलिए शायद हटाया होगा उनको कानून मंत्री के पद से। अब देखिए बड़ी चीज ये कि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि वंदे मातरम वाले मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वंदे मातरम पर हुआ यह था कि 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम रुकवा दिया था सोनिया गांधी ने, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था और इसके बाद वंदे मातरम पर लड़ाई और बड़ी हो गई। सेलिब्रिटीज भी आपस में लड़ने लगे। शर्मिला टैगोर ने कुछ कहा जिस पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। अब सेलिब्रिटीज आमने सामने आ गए। इससे पहले कंगना रनौत और बाबा रामदेव आमने सामने थे। देखिए क्या हुआ दोनों एक्ट्रेस में। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा सकते। गीत में कई देवताओं का जिक्र है, इसके 2 अंतरे अच्छे हैं। बहुत से लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। वंदे मातरम के एक अंतरे में कई देवताओं का जिक्र है। जो लोग एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है। अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चलें तो पहले 2 अंतरे बहुत अच्छे हैं। इस पर कंगना रनौत ने कहा कृपया हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। भले हम एक ईश्वर में विश्वास करते हो, डॉक्टर भी ताकत को शक्ति कहते हैं। आइए एक दूसरे को अपनों की तरह अपनाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और उस जोरदार तरीके से गले मिलने से भी मुझे परेशानी नहीं है जैसे आप हमेशा मुझे मिलती हैं। इससे पहले आपको याद होगा कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले जेनजी को गटर जनरेशन बताया था। अब इसी बयान को लेकर बाबा रामदेव और कंगना फिर आमने सामने आए। देश के जवान को जेनजी को गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है, रामदेव ने कहा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, यह गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अब कंगना ने जवाब दिया पलटवार करते हुए बाबा रामदेव पर तंज कसा।
उन्होंने कहा, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं फटकारा, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। यहां कोई फ्रॉड नहीं है। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा उससे कई गुना बेहतर है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं शर्मिला टैगोर। रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, तो मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। बेचारी कंगना को किसी ने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दिए ना, किसी ने बताया क्या कि देश के इतिहास क्या है, कि आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में कभी तिरंगा उड़ी नहीं, कि कभी उन्होंने वंदे मातरम आज तक जिक्र नहीं किए। अचानक देशभक्त बन गए, अचानक देश को दिखाना चाह रहे हैं कि कितने भक्त हैं। उन लोग का आपत्ति क्या है? उसमें माता दुर्गा का नाम है। दुर्गा माता से ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह से। एकदम सीधा बात है, वंदे मातरम का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना, और अभी तो बिल पारित भी हो गया, इसीलिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्र का प्रेरणा है। अब अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो यह बहुत जरूरी खबर आपके लिए है कि बच्चा स्कूल जाता है, क्या आपको पता है स्कूल में क्या होता है उसके साथ? ये खबर देखिएगा। होमवर्क नहीं किया, टीचर ने डांटा और छात्र की मौत हो गई। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। देखिए क्या हुआ। टीचर ने बच्चे को खींचा है, खींचने के बाद उसके कपड़े उतारने की कोशिश की है और कपड़े उतारने लगी, पीटने लगी, और उसके बाद देखिए बच्चे की खड़े खड़े मौत हो गई। टीचर ने खींचा है, उसके कपड़े उतार रही है टीचर। वो बच्चा नाना कर रहा है, हाथ हिला रहा है, ना ना ना। टीचर को रोकने की कोशिश कर रहा है, टीचर ने थप्पड़ मारा गाल पर, और ये देखिए बच्चा टीचर के ऊपर ही गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। हृदय विदारक ये तस्वीर है, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। एक टीचर इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? बच्चा मना कर रहा है, रो रहा है, सिर्फ होमवर्क नहीं करने की वजह से उसे जलील कर रही है। बच्चों के बीच में शर्मनाक हरकत, उसके कपड़े उतार रही है। बाकी मासूम बच्चे देख रहे हैं। बच्चे की मौत हो गई। यह तस्वीर बच्चे की है। प्रणय तेजा नाम था मृतक छात्र का, और होमवर्क करके नहीं गया था, इसलिए टीचर ने बेरहमी की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, परिवार का हाल क्या है देखिएगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रणय का परिवार, मातम पसरा है परिवार में। अब आपको बताऊं पूरी घटना के बारे में, आखिर क्या हुआ, टीचर ने बच्चे को क्यों मारा। देखिए जरा। विशाखापट्टनम में
टीचर की पिटाई के बाद छात्र की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि टीचर ने बच्चे को बुरी तरह डांटा, थप्पड़ मारा। इसकी वजह से 6 साल का मासूम डर गया और उसे दिल का दौरा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र प्रणय तेजा यूकेजी में पढ़ता था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टीचर ने पहले बच्चे को डांटा, उसके बाद छात्र के शर्ट के बटन खोल दिए, फिर उसे थप्पड़ मारा। आरोप है कि होमवर्क ना करके आने पर टीचर ने बच्चे को डांटा। इसके बाद बच्चा रोते रोते बेहोश होकर टीचर की ही गोद में गिर गया, जो तस्वीरों में भी दिख रहा है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस बच्चे की मौत की वजह की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि छात्र को पहले से कोई बीमारी थी या नहीं। मेडिकल हिस्ट्री और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखिए टीचर पर क्या एक्शन हो सकता है। स्कूलों में बच्चों पर हाथ उठाना या मारना कानूनन अपराध है। अगर टीचर बच्चे को थप्पड़ मारता है, कान खींचता है, तो बीएनएस की धारा 115(2) के तहत 1 साल की जेल हो सकती है। टीचर के पीटने से बच्चे की हड्डी टूटती है या नुकसान होता है तो बीएनएस की धारा 117(2) के तहत 7 साल की जेल हो सकती है। अगर टीचर के टॉर्चर की वजह से छात्र सुसाइड करता है तो बीएनएस की धारा 106 के तहत 10 साल जेल और उम्र कैद का प्रावधान है। अगर टीचर की लापरवाही या हिंसा की वजह से बच्चे की मौत हो तो बीएनएस की धारा 105 के तहत 10 साल की जेल का प्रावधान है। ज्यादा गंभीर मामलों में सजा और बढ़ सकती है। सुनिए जरा, हमने कोशिश की डॉक्टर से जानने की कि आखिर क्या हो सकता है बच्चे के साथ, जो टीचर की पिटाई से, जलील करने से बच्चे की मौत हो गई। सुनिए। लोग इसको हार्ट अटैक बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस एज में अगर सडन कार्डियक डेथ होती है, कार्डियक अरेस्ट, उसका प्रमुख कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। इसमें जो प्रमुख कारणों में आता है या तो अर्दमियाज जिसमें हार्ट गति बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा प्रमुख कारण होता है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें डिफरेंट तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है। कुछ में इसमें हार्ट की मसल्स थोड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है और उसमें भी हार्ट रेट बढ़ने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है, स्पेशली जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो ये 2 प्रमुख कारण होते हैं जिसमें बच्चों में सडन डेथ हो सकती है। डॉक्टर को तो आपने सुन लिया, लेकिन बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें देखने के बाद हर वो माँ बाप परेशान जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे बता नहीं रहे, डर रहे हैं, तो इसे आपको कैसे पहचानना है ये आपको बताता हूं। आपको बच्चे के व्यवहार पर नजर रखनी है। माता पिता अपने बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखें। ये देखें कि बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है या मना कर रहा है। स्कूल से लौटने पर उसके बर्ताव पर ध्यान दें। अगर वो चुप रहता है, गुस्सा करता है, खेलकूद कम करता है, तो प्यार से बातचीत कर वजह जानने की कोशिश करें। हर दिन हल्के फुल्के सवाल पूछें। बच्चों से स्कूल से जुड़े सवाल पूछते रहें, जैसे स्कूल कैसा था, आज का दिन कैसा रहा, आज क्या किया, किसके साथ खेला। जरूरी है कि बच्चे की बात ध्यान से सुने, बीच में ना काटें। बच्चों की एक्टिविटीज देखें, जैसे बच्चों की ड्राइंग, कहानियों को ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि कई बार परेशानियां इसमें भी झलकती हैं। सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल पर भी नजर रखें। यह भी जानें कि वो अपने भाई बहन को कुछ बता रहा है या फिर नहीं। स्कूल के सामान पर ध्यान दें। कई बार बच्चे की किताबें या सामान गायब हो जाता है। कई बार बच्चे का यूनिफॉर्म फट जाता है। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। इस वजह से भी स्कूल में दूसरे बच्चे उसे परेशान कर सकते हैं। यह हो सकता है कि क्लास में उसे कोई तंग कर रहा हो, इसी वजह से। स्कूल से भी संपर्क करें। कई बार बच्चे अपने पसंदीदा टीचर से बातें शेयर करते हैं। पेरेंट्स बीच बीच में उनके क्लास टीचर से बात कर सकते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है। साथ ही उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट कार्ड पर भी ध्यान रखें। तो इन बातों का ख्याल रखिए। आज की एक और खबर है, जब बच्चों के स्कूल के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके मां बाप ने उसे आईफोन नहीं दिलवाया था। आईफोन के चक्कर में सुसाइड कर लिया। तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। तस्वीर संभाजी नगर की है। देखिए, लड़का खड़ा हुआ है, पिता दौड़ के आया उसे बचाने के लिए और पिता का हाथ पकड़ के वो नीचे गिर गया। देखिए, ये पिता उसे रोकने आया है, कूदो मत, लेकिन बच्चा नीचे गिरा है और पिता भी नीचे गिर गया है उसके पीछे पीछे। फिर माँ आई है, माँ भी कूद गई है और माँ की भी मौत हो गई। और ये
ये देखिए जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं, मां ने भी छलांग लगा दी, मां ने भी आत्महत्या कर ली उसके बाद। ये हिला देने वाली तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अब हुआ क्या मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि 19 साल के कुणाल ने मां बाप से आईफोन खरीदने की जिद की। देखिए जरा आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो, 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। मुंबई में 52 रुपए किलो चीनी थी, जो बढ़कर हो गई 20 अगस्त को 67 रुपए किलो। कोलकाता में 53 रुपए किलो थी चीनी, बढ़कर हो गई 68 रुपए किलो। कानपुर में दाम थे 53 रुपए किलो चीनी के, वो बढ़कर 68 रुपए किलो हो गए। लगभग 10 रुपए 15 रुपए के आसपास चीनी बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं बढ़े हुए दामों पर, जरा सुनिए पहले। ज्यादा परेशानी आ रही है। कहीं जाओ, जैसे मिठाई ले जाना है तो मिठाई के दाम बढ़ेंगे, कुछ भी मीठा ले जाना, घर पे भी कुछ बनाओ तो वो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब सोचना पड़ेगा हर गृहिणी को कुछ भी बनाने से पहले मीठा। जैसे ही शक्कर की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, चाय से लेके रात के सोने तक, दूध तक, हर चीज में शक्कर ही लगती है। तो शक्कर ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से क्या करेंगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, शक्कर बेचती हूँ। लोग सुनकर चले जा रहे हैं तो मेरा तो धंधा भी चौपट होने का वो लग रहा है। बचत करके चलेंगे, जितना खाते हैं तो उसमें रेशियो घटा देंगे। और ज्यादा चीनी खाने से वैसे भी शुगर हो जाता है, तो ये सोच लेंगे ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसलिए कम खाओ अच्छा है। करीबन इतना उम्र हो गई, इतना एक साथ 20 रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। मतलब जस्ट अब आपको बताऊं कि चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे कम होंगे, कहां रुकेंगे। देखिए जरा, इस साल के शुरुआत में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र यूपी जैसे राज्यों में गन्ने की उपज कम रही और कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई, इसलिए फसल को नुकसान हुआ है। पहली वजह निर्यात रोकने में देरी हुई। सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की परमिशन दी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से मई में निर्यात पर रोक लगाई। अगर निर्यात रोकने का फैसला पहले होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। अगली वजह एथेनॉल नीति का असर हुआ है क्या। दावा था कि सरकार की एथेनॉल नीति से भी चीनी के दाम बढ़े, हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया, खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है। चीनी आयात टैक्स फ्री, घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुधारने की कोशिश जारी है। इसके लिए सरकार ने रॉ शुगर का आयात टैक्स फ्री कर दिया है। आयात टैक्स फ्री होने से मार्केट में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने डीलरों को चीनी का स्टॉक घोषित करने को भी कहा है। जमाखोरी पर रोक है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी स्टॉक का अपडेट देना होगा और डीलर एक जगह अधिकतम 4000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकते हैं। चीनी के निर्यात पर रोक लग गई। 30 सितंबर 2026 तक देश से चीनी के निर्यात पर रोक लगी और इसकी वजह से घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रह पाएंगे। सुनिए, अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान। बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। हर तरफ महंगाई, क्योंकि इनके पास कंट्रोल करने की कोई क्षमता ही नहीं है और पूरी तरीके से सरकार नहीं चल रही है। एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के लोग पूरी सरकार को, ये गवर्नमेंट को चला रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से दाम घटा रहे हैं। करने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है। जो लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते हैं तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं। देखिए, पड़ोसी क्यों पानी पानी रो रहा है। पाकिस्तान पानी पानी हो गया। वजह क्या है? देखिए, वजह मैं आपको दिखाता हूं। यह है वजह। सलाल डैम का पानी खोल दिया है, गेट खोल दिया है भारत ने, और देखिए गेट खोलते ही ये पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। वो सलाल डैम है सिंध
सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद भारत कभी इसका गेट बंद कर देता है, पानी रोक देता है, कभी गेट खोल देता है। तो अब गेट खोल दिए। और देखिए गेट खोलने के बाद पाकिस्तान में हालात क्या है। देखिए सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, पानी आ रहा है। और देखिए पाक में हालात क्या हैं। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर खबर चल रही है, पानी पानी पाकिस्तान में पानी। और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की गरज बरस, सवाबी में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी, पानी घरों में दाखिल। बारिश के बाद छत गिरने से बाप बेटी जाबहक, 4 सदा में पानी स्कूल्स और घरों में दाखिल। पंजाब में तूफानी बारिशें, अटक में सैकड़ों देहात मुतासिर, गुजरात भी डूब गए। और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों जो पाकिस्तान में हालात हैं सिर्फ सलाल डैम से पानी छोड़ने की वजह से नहीं, बारिश के बाद भी पाकिस्तान में और दूसरे शहरों में हालात खराब हो रहे हैं। रावलपिंडी की तस्वीर देखिए जरा, रावलपिंडी भी सड़कें तालाब बन गई हैं। पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी, देहात, शहरों और गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बची खुशी जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन। ये रावलपिंडी का हाल है, यही वो रावलपिंडी है जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। अगली तस्वीर देखिए, राजधानी लिए चलता हूं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हालत देखिए जरा, सब कुछ डूब गया है, दुकान, मकान, घर, सड़कें, सब पानी पानी। अब देखिए जरा, जब पानी है, चारों तरफ बाढ़ है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो महंगाई आसमान पर है। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। जब तक ये लेवी भत्ता वसूल करते रहेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। हम ये मुतालबा लेकर आए हैं और इस धरमे में बैठे हैं, और हम उस वक्त तक इंशाल्लाह नहीं उठेंगे जब तक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमें अगले राह अमल का नहीं बताते, और जब तक हुकूमत इस बात को नहीं आती तो इस भत्ते की वसूली को ख़त्म करें। अब देखिए ज़रा पाकिस्तान के हालात क्या हैं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान कैसे पानी पानी हो गया है, तबाही आई पाकिस्तान में। देखिए ज़रा, भारत ने जैसे ही सलाल डैम के गेट खोल दिए, उसके बाद से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान पानी निकालने के लिए डैम के गोए गेट भारत खोलता है। तेज बहाव में पानी आया और चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पाक के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने लोगों से अपील की है, चिनाब नदी से दूर रहने और किनारे जाने को कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग बाढ़ की चपेट में। ऐसे में सलाल डैम का पानी पाक की मुसीबत बन सकता है, क्योंकि सलाल डैम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। चिनाब नदी पर बने डैम में लाखों क्यूसेक पानी होता है। डैम के गेट खुलने के बाद पानी चिनाब से आगे बढ़ता है और सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दाखिल हो जाता है, जहां से आगे कई नहरों के जरिए पानी कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहले तो पाक जल संकट के लिए भारत को कोस रहा था, क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके तहत सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर रहते हैं। तभी तो पाक पीएम शाहबाज ने युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। सुनिए, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट देखिए जरा। आप देख सकते हैं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 12 के 12 जो है गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी जो है पाकिस्तान की ओर बहता हुआ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि चिनाब के वाटर लेवल जो है
बढ़ चुका है और ये पानी जो है यहाँ से सीधा पाकिस्तान जा रहा है। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है तब से देखा गया है कि भारत जो है अपने रिवर्स के फ्लो पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। भारत अपनी मर्जी से इन गेट्स को खोल सकता है क्योंकि भारत को अब किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि भारत को कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है, ना ही कुछ बताना है कि हम कब गेट खोलने जा रहे हैं और कितने गेट खोलने जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो है पावर जनरेशन में भी काफी फर्क आएगा। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, एक तरफ सिंधु जल संधि रद्द की गई थी जिसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है। रद्द क्यों की गई थी? पाकिस्तान की शरारत पहलगाम और उसके बाद भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भारत ने उड़ा दिया था। देखिए जरा इसके बाद हाल क्या था, ये तस्वीर देख रहे हैं। भारत के हमले में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया था, खंडर में तब्दील हो गया था। बड़ी फोर्स के साथ अब देखिए यही हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। हेडक्वार्टर अब देखिए, ये जैश का वही हेडक्वार्टर है बहावलपुर वाला जिसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने उड़ा दिया था। देखिए आखिर ये कैसे बना है और क्या होता है ये मसूद अजहर के हेडक्वार्टर में। ये उस हेडक्वार्टर की दो तस्वीरें हैं। ये वो जब भारत ने उड़ाया था, ये दोबारा बनकर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाना तबाह हो गया था, भारत ने जैश के जिस हेडक्वार्टर को बमबारी में उड़ा दिया था, बहावलपुर का वही आतंकी ठिकाना फिर बन गया है। दावा है कि जैश का बहावलपुर वाला हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है क्योंकि मरकज सुभान अल्लाह में निर्माण का काम पूरा हो गया है। बताया जा रहा है जैश ने इस ठिकाने को दोबारा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में मरकज दिख रहा है जिसके अंदर नई टाइल्स, कलर की दीवारें और पंखे लगे हुए हैं। नया निर्माण साफ दिख रहा है जो हाल ही में किया गया लगता है और यहां से आतंकी गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया गया। मरकज सुभान अल्लाह एक मस्जिद है जो पाक के पंजाब प्रांत में है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई जो जैश का अहम ठिकाना बन गया है। मसूद का जैश गुट आतंकी ठिकाने के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। ये लंबे वक्त से जैश का वैचारिक और ऑपरेशनल सेंटर रहा है जहां ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाना और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जैश के इस ठिकाने पर भी 7 मई 2025 को एयर स्ट्राइक हुई थी। आतंकी संगठन जैश से जुड़े 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में मसूद अजहर के रिश्तेदार भी शामिल थे और भारतीय सेनाओं के एक्शन के 1 साल बाद यह मरकज फिर बना है और फिर आतंकी गतिविधियां सक्रिय होंगी। इसमें पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सहयोग दिया है। सुनिए जरा उनके एक आतंकी को। अवाम अपनी अफवाज की पुष्प पर खड़े होकर इसके सीने की इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। हम एक थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। सामने वाले नादानों ने, अहमकों ने, बुज़दिलों ने कुछ वीडियोस चलाई है। खुशियां ना मनाओ, साजिशें न करो। ये हमारा भाइयों के दरमियान मामला है। हम अपना मामला इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे। ये सिर्फ 2 परचम नहीं है, ये मेरी शनाख्त और मेरी इज्जत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि मायावती और अखिलेश को योगी का रक्षा कवच, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ आज जापान से आए छात्रों से मिल रहे थे। ये वो तस्वीरें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल गवर्नर, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ तो जापान के छात्रों ने योगी का स्वागत नमस्ते करके किया और धन्यवाद से किया। अब एक और तस्वीरें देखिए जरा। ये जापान के छात्र योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने खड़े हुए, सेल्फी ले रहे थे। धन्यवाद। ये बेटा
तो योगी आदित्यनाथ का एक क्रेज था कि सेल्फी ले रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ छात्र। अब देखिए जरा, अब आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव और मायावती, योगी आदित्यनाथ ने दोनों को सुरक्षा कवच दिया है। क्या है वो सुरक्षा कवच, ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। सुरक्षा कवच है ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो आप देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बाकी नेताओं को योगी ने भेजी है। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया, इसके तहत यूपी के बड़े बड़े नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी गई। उत्तर प्रदेश के 52 नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इसमें अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट के 11 मंत्रियों को भी जैकेट दी गई है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट बांटी गई है। चुनाव आ रहा है, विधानसभा, नेता बाहर निकलेंगे, रैली करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पहली बार है जब नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई। दावा यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यह जैकेट देने का फैसला हुआ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार को यह सुझाव दिया कि बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही। बुलेट प्रूफ जैकेट एक तरह का खास सुरक्षात्मक कवच है। इसे पहनने वाला सुरक्षित होता है क्योंकि गोली आर पार नहीं होती है। यह जैकेट पहनने वाले के शरीर को गंभीर चोट या मौत से बचाती है। इन जैकेट्स में मजबूत सिंथेटिक धागों की कई परतें हैं जो स्टील से भी ज्यादा सख्त होती हैं, जो इसे सुरक्षित बनाती हैं। जैकेट के अंदर आगे और पीछे कठोर प्लेट्स लगी होती हैं। एक मानक जैकेट का वजन करीब 6 से 8 किलो तक होता है और इसे सेना, पुलिस और वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवान पहनते हैं। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उनमें प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है जैकेट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती को दी गई जैकेट, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को और नंद गोपाल नंदी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उपाध्यक्ष महिला आयोग की अपर्णा बिष्ट, जयवीर सिंह यूपी में मंत्री हैं, सुरेश खन्ना को यह जैकेट दी गई है और 2 और लोग, बीजेपी के नेता संगीत सोम और बीजेपी नेता सुरेश राणा को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। अब आपको बताऊं कि देश के किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देखिए जरा, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, कितने जवान होते हैं इस कैटेगरी में? 58 जवान Z+ कैटेगरी में होते हैं। 58 जवान होंगे जिसे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। Z कैटेगरी में 30 जवान होते हैं और एस्कॉर्ट के साथ Y+ अगर सुरक्षा है तो 15 जवान होते हैं। एस्कॉर्ट के साथ Y में 12 होते हैं और Y+ में 9 जवान होते हैं। सिर्फ Y श्रेणी की सुरक्षा है तो 6 जवान होते हैं। X श्रेणी की सुरक्षा है तो 3 से 4 जवान होते हैं इस कैटेगरी में। यह सुरक्षा घेरा है। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। गृह मंत्री अमित शाह को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, RSS प्रमुख मोहन भागवत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। आइए, तो इन नेताओं को सुरक्षा इसलिए दी गई है, गृह मंत्रालय वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा करता है और उसके बाद ये अपडेट करता है कि किसकी सुरक्षा में इजाफा करने की जरूरत है और किसकी सुरक्षा कम की जा सकती है। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर JK टायर। स्टीव लगा